नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक और नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पारितंत्र। जिसका नाम है पारितंत्र। हमने क्लास 12th की इकोलॉजी के एक तो चैप्टर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड जो कंजर्वेशन चैप्टर हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण का जो चैप्टर है वो हमने क्वालिटी के साथ कंप्लीट किया। दूसरा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की क्लासें चल रही हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी कि जीव एवं समष्टि जो हैं, उस चैप्टर की क्लासें चल रही हैं, वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आज जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ इको सिस्टम या पारितंत्र। चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है और क्लास 12th का ये चैप्टर है। क्लास 12th का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इको सिस्टम। इको सिस्टम यानी कि पारितंत्र। अगर मैं नीट की बात करूं, अगर मैं नीट यूजी की बात करूं, तो उसके अंदर इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, 2025 के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस चैप्टर को करने के लिए? चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि चैप्टर बहुत बेहतरीन है। चैप्टर बहुत बेहतरीन है। आइए इस चैप्टर को एनसीईआरटी हाईलाइट की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक लाइन क्या कह रही है, एक एक लाइन का मीनिंग क्या है और कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे तो आप सभी तैयार हो जाइए एक और नए चैप्टर की शुरुआत। पारितंत्र इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो पारितंत्र होता क्या है? सबसे पहले पारितंत्र होता क्या है? तो जब हम इकोलॉजी के स्तर की बात करते हैं, जब हम इकोलॉजी या पारिस्थिति के स्तर की बात करते हैं, तब सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं वृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले आता है वृहद अणु। वृहद अणु का मतलब शरीर के अंदर के बड़े बड़े अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार के अणु जो कि मिलकर जो कि मिलकर एक कोशिका को बनाते हैं, जो कि मिलकर एक कोशिका को बनाते हैं और वो कोशिका आपस में मिलकर ऊतक को बनाते हैं, यानी टिश्यू का निर्माण करते हैं। और उन टिश्यू से बन जाता है आपका ऑर्गन। उन टिश्यू से बन जाता है आपका एक ऑर्गन और आपके उस ऑर्गन ने बना दिया ऑर्गन सिस्टम। क्या बना दिया दोस्त? ऑर्गन सिस्टम बनाया। और उस ऑर्गन सिस्टम ने बना दिया बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को। बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को बना दिया, यानी कि एक जीव को बना दिया। सबसे पहले वृहद अणु थे, उन्होंने कोशिका को बनाया। कोशिका ने ऊतक को बनाया, टिश्यू को बनाया। ऊतक ने ऑर्गन को बनाया, अंग को बनाया और उस ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, अंग तंत्र बनाया और उस अंग तंत्र से मिलके हमारा एक शरीर बन गया, जिसको मैंने बोला ऑर्गेनिज्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर यही ऑर्गेनिज्म संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाए और एक ही जाति के हो, यही ऑर्गेनिज्म जब एक ही जाति के हो और संख्या में ज़्यादा हो जाए, संख्या में क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। संख्या में क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए और उसी जाति के हो, तो उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो आपका ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन स्तर है, वो हमारा इससे पहले के जो चैप्टर हैं, इससे जस्ट पहला जो चैप्टर है अध्याय 11 या अध्याय 11, उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर जो है इन स्तरों के बारे में अपन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन स्तर तक। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद निर्माण होता है। पॉपुलेशन के बाद निर्माण होता है कम्युनिटी का। निर्माण होता है कम्युनिटी का, यानी कि समुदाय का। समुदाय का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन के अंदर एक ही जाति की संख्या ज़्यादा थी।
संख्या तो ज़्यादा थी ऑर्गेनिज्म की, लेकिन वो एक ही जाति से बिलोंग कर रहे थे। लेकिन कम्युनिटी के अंदर ऐसा नहीं है। कम्युनिटी के अंदर जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूँ, तो मानव जाति की पॉपुलेशन भी होगी। साथ में जैसे और मानूँ मैं, कुत्ता एक जाति है, उसकी भी पॉपुलेशन होगी। मान लो पादपों की भी होगी, जैसे नीम या कुछ भी पादप मानूँ मैं। तो इसका मतलब कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर होगी तो पॉपुलेशन, लेकिन वो अलग अलग जातियों की होगी। ऐसा नहीं है कि वो एक जाति की हो। अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन जब हो जाएगी एक साथ, तो उसको एक समुदाय बोलेंगे, उसको एक कम्युनिटी बोलेंगे। उसको एक कम्युनिटी या समुदाय बोलेंगे जो एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र में रहेगा, जो एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहेगा। जैसे कि जैसे कि जैसे कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये मेरा एक एरिया है, जैसे आप जहाँ रहते हो ये आपका एरिया है। तो आपके एरिया में कुछ घर हैं, आपके एरिया के अंदर कुछ घर हैं, जिसके अंदर क्या कौन रहते हैं? मानव रहते हैं, या फिर मनुष्य रहते हैं, जो एक स्पीसीज हैं या जाति है। यस। उसके बाद यहाँ पे कुछ पालतू पशु हैं, जिसके अंदर आपकी गाय है, और कुछ यहाँ पे आपके कुत्ते भी हैं, और कुछ के घरों के अंदर बिल्ली भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, जैसे नीम है, और भी खूब सारे बबूल, पीपल, जो भी आप चाहो यहाँ पे पेड़ भी हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक तो मानव जाति की संख्या ज़्यादा है, मानव जाति की पॉपुलेशन है। दूसरा पेड़ की पॉपुलेशन है। तीसरा गाय की पॉपुलेशन है। चौथा कुत्ते की पॉपुलेशन है। पांचवा बिल्ली की पॉपुलेशन है, और वो एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रह रहे हैं। मतलब वो समुदाय बना रहे हैं मतलब वो समुदाय बना रहे हैं, या कम्युनिटी बना रहे हैं, या फिर कम्युनिटी बना रहे हैं। क्या मेरी बात आपके जहन में घुस गई या नहीं दोस्त? वो क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी बना रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिटी के अंदर जो है कम्युनिटी के अंदर जो है होगी तो पॉपुलेशन, लेकिन वो अलग अलग जातियों की भी हो सकती हैं। अलग अलग जातियाँ होगी। यस, मेरी बात समझ में आई। थोड़ा सा वापस लिखेंगे अपन। ऑर्गन ने बनाया था ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन ने बनाया था ऑर्गन सिस्टम, जिसने अपने ऑर्गेनिज्म को बना दिया था। उस ऑर्गेनिज्म जो है उसने बनाया था पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। और उस पॉपुलेशन के अंदर, सॉरी, समष्टि भी बोलते हैं इसको जनसंख्या के अलावा। इकोलॉजी की भाषा में इसको समष्टि भी बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म को व्यष्टि भी बोलते हैं इकोलॉजी की भाषा के अंदर। पॉपुलेशन ने बनाया कम्युनिटी पॉपुलेशन ने बनाया कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी ने बना दिया पारितंत्र को बना दिया। किसको बना दिया? पारितंत्र को बना दिया। तो कम्युनिटी ने जब पारितंत्र को बनाया, तो आप पूछोगे कि अंतर क्या रहा? कुछ पारितंत्र में नई चीज़ तो आनी चाहिए। तो पारितंत्र के अंदर जहाँ पे जहाँ पे जहाँ पे एक सेकेंड रुकना, जहाँ पे समुदाय के अंदर केवल अपन जैविक चीज़ों को देख रहे थे, केवल जीवों को देख रहे थे, वहीं आपका जो पारितंत्र है उसके अंदर जैविक घटक के साथ साथ अजैविक घटक भी शामिल हो गए। जैविक घटक के साथ साथ अजैविक घटक भी सब शामिल हो गए। अजैविक घटकों के अंदर मैं बात करूं अजैविक घटकों के अंदर अगर मैं बात करूं, तो प्रकाश आपका आ गया, लाइट जिसको बोलते हो आप। मृदा आपकी आ गई। उसके अलावा आपकी तापमान आ गया और जल आ गया। ये सारे जब अजैविक घटक आ गए हैं, तो वो सारे जैविक घटक और अजैविक घटक अब आपस में मिल करके एक पारितंत्र की रचना कर रहे हैं, एक इको सिस्टम की रचना कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो अजैविक घटक हैं, शायद 11th चैप्टर के अंदर, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर तो थे, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था और इम्पोर्टेंट भी थे। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से उनको हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी से। देखते हैं, अगर इम्पोर्टेंट हुआ और संभव हुआ तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब अजैविक घटक और जब जैविक घटक मिल जाएंगे, अजैविक घटक और जैविक घटक साथ में जब मिल जाएंगे, तो एक पारितंत्र की रचना कर देंगे। किसकी रचना कर देंगे दोस्त?
पारितंत्र की रचना कर देंगे। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? तो किस प्रकार से जो है वो पारितंत्र बनता है उसको हमने अच्छे से समझा। आइए आइए अब जो है अपन एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो है वो अपन एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जा सकता है या फिर देखा जाता है। यानी कि आपका जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर जैविक घटक के साथ साथ अजैविक घटक भी शामिल हैं, जैविक घटक के साथ साथ अजैविक घटक भी शामिल हैं, उसको एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। मतलब वो एक क्रियाशील है। कैसे क्रियाशील है? क्योंकि वहाँ पर क्रियाएं होती रहती हैं। जीव क्रिया करेंगे, अजैविक घटक भी उस जीवों के अंदर क्रियाएं करवाएंगे। जैसे जल है तो जैसे जल है तो वो उन जीवों के अंदर खूब सारे प्रोसेस करवाएगा। प्रकाश है तो वो पौधों के अंदर या मनुष्य के अंदर भी खूब सारे जो है वो चेंजेस लाएगा। मृदा की वजह से खूब सारे चेंजेस आएंगे। तो ये जो अजैविक घटक हैं और साथ साथ में जैविक घटकों के अंदर ये जो परिवर्तन चलते रहेंगे, तो इस प्रकार से इसीलिए जो है उस पारितंत्र को जो हमेशा है एक क्रियाशील इकाई के रूप में माना जाता है। इसके अंदर क्रियाएं होती रहती हैं, इसके अंदर क्रियाएं होती रहती है। तो पारितंत्र जो है प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है और इसके अंदर क्रियाशीलताएं होती रहती हैं। ये चीज़ें जहाँ पर जीवधारी आपस में या फिर आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। या तो जैविक घटक आपस में क्रिया करेंगे, जीव और जीव जैविक घटक आपस में क्रिया करेंगे, जैसे जीव और जीव इंटरेक्शन, जीव और जीव आपस में क्रिया कर सकते हैं, जीव और जीव आपस में क्रिया कर सकते हैं। या फिर वो जीव भौतिक पर्यावरण के साथ, भौतिक पर्यावरण का मतलब है अजैविक घटक, भौतिक पर्यावरण का मतलब है अजैविक घटक जिसके अंदर मृदा, जल, प्रकाश और तापमान के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो जीव जब भौतिक पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और वो जीव जीव के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक पारितंत्र के अंदर होगा, वो एक पारितंत्र के अंदर होगा। समझ में आया क्या दोस्त? पारितंत्र का जो आकार है वो एक छोटे से तालाब से लेकर के एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। हो सकता है एक छोटा सा तालाब भी पारितंत्र बना देता है, पारितंत्र बना देता है। कैसे बनाता है? एक छोटा सा तालाब जो है, एक छोटा सा तालाब जो है वो पारितंत्र कैसे बना सकता है? इसको थोड़ा मैं अगर समझाऊं तो तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, तालाब के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये मेरा तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, ये मेरा उस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दोस्त? पानी भरा हुआ है। मुझे बताइएगा जो आपका पानी है वो क्या है? अजैविक घटक है कि नहीं है? तो अजैविक घटक तो आ गया। इस पानी के अंदर मैंने बोला मछली है, मछली है, कुछ पौधे भी होते हैं पानी के अंदर, पादप प्लवक बोलते हैं उनको, पादप प्लवक बोलते हैं उनको। यस, और उसके अलावा खूब सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी तो होंगे, खूब सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होंगे। इसका मतलब उस तालाब के अंदर जीवों की खूब सारी जातियां आ गई, सूक्ष्म जीव आ गए, मछली आ गई, उसके अंदर पौधे भी आ गए, अजैविक घटक भी जब आ गए, जब सारी चीज़ें आ गई हैं तो मैं उसको पारितंत्र क्यों नहीं बोलूँगा? मैं उसको पारितंत्र क्यों नहीं बोलूँगा? सारी चीज़ें जो एक पारितंत्र को चाहिए, सारी चीज़ें जो एक पारितंत्र को चाहिए वो सारी चीज़ें आपको तालाब के अंदर मिल रही है। तो क्या वो छोटा सा तालाब पारितंत्र नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा, नो डाउट होगा और 100% होगा। तो जो पारितंत्र हैं, उसकी साइज जो है वो एक छोटे से तालाब से लेकर के विशाल या बड़े महासागर तक हो सकती हैं। जंगल हो सकता है विशाल, महासागर हो सकता है विशाल। ये चीज़ें, ये तो है इसकी वेरिएशन या विविधता कि पारितंत्र जो है एक छोटे से तालाब से, उसको भी पारितंत्र कह सकते हैं। विशाल जंगल एक पारितंत्र हो सकता है, विशाल महासागर एक पारितंत्र हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व या ग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं। कई सारे जो पारिस्थितिकविद हैं, जो इको साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो पूरे के पूरे जीवमंडल को यानी अपनी जो पूरी पृथ्वी है उस पूरे पृथ्वी को ही एक विश्व पारितंत्र या ग्लोबी पारितंत्र, विश्व पारितंत्र या फिर ग्लोबी पारितंत्र के रूप में देखते हैं। क्योंकि उसके अंदर
सारी की सारी जातियाँ भी आ जाती हैं, सारे सारे अजैविक घटक भी आ जाते हैं, तो वो सब तो इंटरेक्ट करते रहेंगे पूरे धरती के ऊपर। तो उसको पूरी धरती को जो है अपन ग्लोबी पारितंत्र के रूप में, ग्लोबी या विश्व पारितंत्र के रूप में कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो देखते हैं, जिसमें जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित हो जाते हैं। देखा जाए तो उस पूरी पृथ्वी को जब आप पारितंत्र मानोगे तो सारे जो हिस्से के पारितंत्र हैं, अंदर भी तो छोटे छोटे पारितंत्र तो होंगे, अंदर पृथ्वी के अंदर भी तो पारितंत्र होंगे, जो वो सारे छोटे-छोटे जो स्थानीय, जिसको स्थानीय पारितंत्र बोला जाता है, जिसको स्थानीय पारितंत्र बोला है, वो सारे जुड़ के एक पूरे विश्व पारितंत्र या ग्लोबी पारितंत्र का निर्माण करेंगे। इसलिए कुछ वैज्ञानिक जो हैं उसको ग्लोबी पारितंत्र मानते हैं पूरी पृथ्वी को। यस, सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूँकि चूँकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, यह तंत्र यानी कि पारितंत्र, यह तंत्र यानी कि पारितंत्र की बात हो रही है, और पारितंत्र का अध्ययन करना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, और पारितंत्र होते भी बहुत विशाल हैं। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो आधारभूत श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि ये मेरा पारितंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन से हैं दोस्त? वो दो भाग कौन से हैं दोस्त? आइए चर्चा करते हैं। पहला है आपका स्थलीय पारितंत्र, पहला है आपका स्थलीय पारितंत्र, और दूसरा है आपका जलीय पारितंत्र। दूसरा जो है आपका वो है जलीय पारितंत्र। अगर मैं पूछूं जंगल मेरा एक पारितंत्र है, तो क्या वो स्थलीय के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? जंगल जंगल मेरा एक अगर पारितंत्र है तो वो स्थलीय के अंदर आएगा, जलीय के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जंगल स्थलीय चीज़ है, ये तो आप लोग जानते हो। घास के अगर मैदान को मैं एक पारितंत्र मानूं, घास के मैदान को मैं अगर एक पारितंत्र मानूं, तो वो भी तो मेरा स्थलीय के अंदर आएगा, वो भी तो मेरा स्थलीय के अंदर आएगा। ठीक है। मैंने एक मरुस्थल को पारितंत्र माना है, मैंने एक मरुस्थल को पारितंत्र माना है, तो क्या वो मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्या वो मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो जंगल, घास के मैदान और मरुस्थल, ये जो हैं स्थलीय पारितंत्र के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उसके बाद मैं अगर जलीय पारितंत्र की बात करूं, तो जलीय पारितंत्र के अंदर मैंने बोला मेरा एक झील जो है, झील आप लोग जानते हैं, मैंने बोला झील मेरा एक अगर पारितंत्र है तो वो जलीय पारितंत्र के अंदर आएगा। मैंने बोला तालाब मेरा एक पारितंत्र है तो वो भी जलीय पारितंत्र के अंदर आएगा। मैंने बोला दलदली क्षेत्र मैंने बोला दलदली क्षेत्र जो है वो मेरा एक पारितंत्र है तो वो भी जलीय में आएगा। मैंने बोला नदियों को मैं एक पारितंत्र मान रहा हूँ, वो भी जलियों के अंदर आएगा। कितना आसान है। उसके बाद मैंने बोला ज्वार नदमुख या एस्यूअरी, ज्वार नदमुख या एस्यूएरी जो है वो भी मेरा जलीय पारितंत्र के कुछ उदाहरण हैं, वो भी मेरा जलीय पारितंत्र के अंदर आएगा। अब यहाँ पे याद कितना रखना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ध्यान रखो आप। सबसे पहले तो पारितंत्र की एक क्रियाशील इकाई है प्रकृति की। दूसरी चीज़ आकार जो है छोटे से तालाब से लेकर विशाल महासागर तक हो सकता है। क्या चीज़ होती है? जीवधारी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और भौतिक पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। यस। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक इसको संपूर्ण विश्व ग्लोबी के रूप में मानते हैं पूरी पृथ्वी को। उसके बाद अध्ययन की सुविधा के लिए हमने दो भागों में बांटा। एक मेरा स्थलीय पारितंत्र है, दूसरा मेरा जलीय पारितंत्र है। एक मेरा स्थलीय है, दूसरा मेरा जलीय है। स्थलीय के अंदर आप ध्यान से सुनोगे, अगर आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप सीधे बता सकते हो। जंगल ऑप्शन में हुआ तो आप बताओगे स्थलीय है, घास के मैदान हुआ है तो भी स्थलीय है, मरुस्थल अगर ऑप्शन में है तो भी स्थलीय है। आसान चीज़ है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन के अंदर है वो तो जलीय ही होगा। जैसे कि झीलें आपका जलीय पारितंत्र है, तालाब आपका जलीय पारितंत्र है, दलदली क्षेत्र आपका जलीय पारितंत्र है, नदियाँ और ज्वार नदमुख या एस्यूअरी जो है वो सभी आपके जलीय पारितंत्र हैं। और ये तो नाम से याद हो रहे, नदियाँ जलीय के अंदर ही आएगी, तालाब और झीलें भी जलीय के अंदर आएगी, दलदली क्षेत्र भी जलीय के अंदर आएंगी। लेकिन जो ज्वार नदमुख है या एस्यूअरी है इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये एक आप याद कर लेना कि एस्यूअरी जो है वो जलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है। यस। मानव निर्मित मानव निर्मित ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में सस्य भूमि और जल जीवशाला को माना जा सकता है। इस लाइन को
इतना इम्पोर्टेंट कर दीजिए। एक नॉर्मल लाइन है एनसीईआरटी की, लेकिन नीट की पूछी हुई लाइन है और आगे भी पूछी जा सकती है। मानव निर्मित पारितंत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं? इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। मानव निर्मित पारितंत्र कौन से हैं? मानव निर्मित पारितंत्र कौन से हो सकते हैं? तो उसके अंदर एक तो है शस्य भूमि, एक तो है शस्य भूमि और दूसरा है जल जीवशाला। जल जीवशाला ये जो है वो मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम रूप से बनाए हैं मानव ने। यस, मानव द्वारा निर्मित है सस्य भूमि एंड जल जीवशाला। अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। यस, उसके बाद आगे देखेंगे। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे कि पारितंत्र दिखता कैसा है, कैसा होता है, ताकि निवेश यानी कि उत्पादकता, इसको अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ऊर्जा का स्थानांतरण, ये भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला और जाल और पोषण चक्र मेरे हिसाब से न्यू एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, फिर भी अगर हुए तो पढ़ा देंगे। उसके बाद निम्नीकरण, ऊर्जा क्षति, अवगमन यानी अवबोध कर सकें, ये सारी चीज़ें तो अपन जानेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए। मतलब ये जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो इतना बता रहा है कि अपने को क्या पढ़ना है, ये तो इतना बता रहा है कि अपने को ये चीज़ें पढ़नी है। ओके, उसके बाद शुरू होता है पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर तो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत जब अगली क्लास की इस टॉपिक से होगी तो अच्छे से फील के साथ इस क्लास को करवाऊंगा और पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता को क्वालिटी के साथ ख़त्म करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। बेसिक था, आज का लेक्चर बेसिक था, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन था और चीज़ें बेसिक क्लियर की। कल जो है या अगले लेक्चर के अंदर जो है अपन इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं ले सकते। 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे और एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी से एक भी लाइन या एक भी वर्ड बाहर नहीं जाएगा। बस आपको मेरे साथ बना रहना है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक जुड़े रहे। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पारितंत्र की संरचना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।